मित्रों, एवीएम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज के 5th वीडियो में आपका स्वागत है। ये हमारा टाइम सीरीज का न्यूमेरिकल एमसीक्यू सेशन है। टाइम सीरीज टॉपिक में आपके बुक के इनसाइड में और बुक के जो चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन दे रखे हैं सभी को एक साथ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सभी क्वेश्चन को आसानी से समझेंगे। निश्चित रूप से 5 नंबर के क्वेश्चन टाइम सीरीज से आते हैं, चाहे वो आपका मूविंग एवरेज मेथड पूछ दिया हो, रेग्रेशन आपका जो इसमें रेग्रेशन का कंसेप्ट होता है उस पर पूछ दिया हो, किसी प्रकार का सवाल आता है तो हम हर लोग जितने भी तरह के पॉसिबल क्वेश्चन है सबको करने का प्रयास करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है जो कि बेस्ड है नंबर ऑफ शिप लोडेड इन हार्बर फ्रॉम 2014 टू 2021, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ईयर दे रखा है इन्होंने 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और नंबर ऑफ शिप दे रखा है। तो एक तरफ ईयर है, दूसरी तरफ नंबर ऑफ शिप है। तो पहला सवाल है व्हाट इज द कोडेड टाइम एक्स फॉर द ईयर 2017। तो एक्स जो है ना कोडेड टाइम का नोटेशन है। तो 2017 का कोडेड टाइम क्या होगा। चलिए आप कोडेड टाइम पहले मैं देखिए आपको बुक में ना डायरेक्टली आंसर दे दिया है। मैं उसी क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट कर दिया हूँ ताकि आपको कोडेड टाइम निकालना आना चाहिए। ऑप्शन है -1, 0, -0.5, 1। आपने पढ़ा जरूर होगा कोडेड टाइम, पहले एक बार खुद से ट्राई कीजिए। चलिए तो दोस्तों कोडेड टाइम आपको निकालना है। हमने रेग्रेशन के लिए कोडिंग किया है, मतलब ईयर को एक्स वैल्यू में कन्वर्ट किया है। कोडिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ईयर है उसको हमने एक्स के वैल्यू में कन्वर्ट किया है। तो सिंपल सा रूल है x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ईयर माइनस, राइट। अब देखिए यहाँ पे ना हम मीन लेंगे। सबसे पहले हमें मीन निकालना होगा, राइट। तो मिड पॉइंट कौन सा है, तो मिड पॉइंट है हमारा देखिए 14, 15, 16, 17, राइट। और इधर इस यहाँ पे देखिए कितना डिजिट है, 8 डिजिट है, 8 ईयर है। तो इसके बीच का मिड पॉइंट होगा यानी 2017.5, ठीक है। ये हमारा मिड पॉइंट होगा। अब देखिए हमको क्या निकालना है, कोडेड निकालना है, राइट। तो बेसिकली ईयर को एक्स वैल्यू में कन्वर्ट किया है। तो बेसिकली कैसे ईयर को एक्स वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए 2017 किसके लिए निकालना है दोस्तों, कौन सा ईयर के लिए निकालना है, 2017 के लिए। तो पहले इसको 2017 से माइनस कर लेंगे। अब देखिए होता क्या है ना कि ये डेसिमल में आएगा और हम डेसिमल को अवॉइड करते हैं। तो कैसे अवॉइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही नियम कहता है, ठीक है। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 0.5 नहीं हो जाएगा, 2 इंटू 0.5 कितना हो जाता है, राइट। तो 2 इंटू ऑब्वियसली ये -0.5 होगा तो -1 होगा, क्योंकि एक्चुअली में ना ऐसा ये रिवर्स मैंने कर दिया। एक्चुअली ऐसे होता है 2 इंटू 2017 माइनस 2017.5। तो ये x माइनस एक्स बार होता है। तो ये 2 इंटू -0.5 हो जाएगा यानी -1 हो जाएगा। ये हमारा कोडेड टेक है, ये हमारा कोडेड वैल्यू हो जाएगा। किस चीज़ का कोडेड टाइम हो जाएगा, 2017 का। तो देखिए इसका आसानी से आप ट्रिक भी याद रख सकते हैं कि अगर आप 2017 ले रहे हैं और मिड पॉइंट है 2017.5 तो डायरेक्टली पता चलेगा कि यह वैल्यू नेगेटिव होगी और डिफरेंस है 0.5। तो कोडिंग में इंटू 2 कीजिएगा तो आंसर तो -1 ही आएगा ना, समझे। तो कंसेप्ट समझ में आया कि कोडेड टाइम कैसे निकालते हैं। अब मान लीजिए पूछता कि बताओ 2016 का कोडेड टाइम क्या होगा। तो पहले आप 2016 का डेटा देखिए। 2016 का टाइम है कितना, तो 116 है, राइट। तो आप 2016 का निकालने बोल रहा है ना, ठीक है। तो 2016 माइनस 2017.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि डेसिमल से हम लोग डेसिमल को हटा सकें। तो 2 इंटू -1.5 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो -3 कोडेड टाइम हो जाएगा हमारा 2016 का। उसी तरह 15 का, 14 का भी हम निकाल सकते हैं, राइट। चलिए अब दोस्तों सवाल है कि समेशन ऑफ एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, राइट। तो समेशन ऑफ एक्स वाई बहुत सिंपल है। रेग्रेशन एनालिसिस मैंने किया है कि हमने कैलकुलेशन किया है। तो एक्स और वाई आपको दिया हुआ है ना। तो देखिए अब एक्स की जगह ये 2017-18 मत लीजिएगा, सबका आपको कोडेड टाइम निकालना होगा, ठीक है। सबका आपको कोडेड टाइम निकालना होगा। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार ताकि आपको क्लियर हो कि कैसे करना है। तो आप क्या करेंगे ना, एक टेबल बना लेंगे। यहाँ पे आप मान लीजिए एक टेबल बना लिए, ठीक है। तो पहला जो रो होगा तो वो तो आपका एक्स ईयर हो गया, ठीक है। तो कौन कौन सा ईयर दे रखा है इन्होंने, देखिए जस्ट वेट, हाँ देखिए यहाँ पे इन्होंने 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 मैं आपको 2-3 करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा। 14 का दे रखा है इन्होंने, तो 2014 का, 2015 का, 2016 का और 2017 का, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू हो गया। हम क्या लिखेंगे, कोडेड एक्स लेंगे। तो कोडेड एक्स के लिए 2014 2014 माइनस 2017.5 करेंगे आप तो -3.5 आएगा, इंटू 2 करेंगे तो -7 आएगा। फिर 2015 है तो -5 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, -3 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, -1 आएगा। ये आपका कोडेड एक्स निकल गया। अब वाई जो है इनका, वाई का वैल्यू इन्होंने दे रखा है, ठीक है।
तो y का वैल्यू जो इन्होंने दे रखा है, y कितना दे रखा है 98, 105, 116, तो यहाँ पे लिख दीजिए 98, यहाँ पे लिख दीजिए 105, यहाँ पे लिख दीजिए 116 और फिर क्या है 119 है, ठीक है 119। अब एक्स वाई निकालना है। एक्स वाई कैसे निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट, -7 मल्टीप्लाई बाई 98 तो ये मिलेगा -686, राइट। -5 मल्टीप्लाई बाई 125 -525, -3 मल्टीप्लाई 116 -348, -1 -119। इस प्रकार से आप जो है आगे भी निकालेंगे, राइट। तो अब आपको इसी को जोड़ना है, इस सबको जोड़िएगा ना तो समेसन एक्स वाई आएगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है कैलकुलेशन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो ये सब वैल्यू मिलेगा -686, -525, -348, -119 और फिर उसके बाद प्लस मिलने लगेगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव रहेगा। एक्स तो नेगेटिव, एक्स क्या है पॉजिटिव हो जाएगा ना आगे जाने के बाद, और वो तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव प्लस मिलता है। तो आपको समेसन ऑफ एक्स वाई 1266 मिल जाएगा। तो टेबल को ध्यान से पढ़िए और डायरेक्टली वैल्यू को कैलकुलेटर में ऐड कीजिए, बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जाएगी। अब स्लोप पूछेगा, रेग्रेशन लाइन का स्लोप पूछेगा, तो स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है ना हमारा। पहले हमने कोडेड टाइम निकाला, कोडेड टाइम निकालने के बाद टेबल बनाया, टेबल बनाने के बाद समेसन ऑफ एक्स वाई निकाला। अब पूछेगा कि बी बता दो, तो रेग्रेशन का बी आपको याद है, रेग्रेशन का बी कैसे निकालते हैं, बी का मतलब होता है स्लोप। अब देखिए रेग्रेशन लाइन का यहाँ पे इस केस में ना, यदि हम बी निकालेंगे टाइम सीरीज वाली केस में, आपने वहाँ पे पढ़ा था जब हम लोग कोरिलेशन एंड रेग्रेशन पढ़ रहे थे, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि को वेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स, और मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बताया था, याद होगा आपको, n टाइम्स समेसन ऑफ एक्स वाई माइनस समेसन ऑफ एक्स इंटू समेसन ऑफ वाई, n टाइम्स समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। याद है आपको, ये फॉर्मूला बताया था। अब देखिए है क्या यहाँ पे, इस केस में हमारा ये टर्म जीरो हो जाएगा। देखिए क्यों, क्या जीरो हो जाएगा, जब आप समेसन ऑफ एक्स निकालेंगे ना, समेसन ऑफ एक्स केवल निकालेंगे जब आप, तो वो जीरो हो जाएगा। आप पूछेंगे कि जीरो कैसे हुआ समेसन ऑफ एक्स, तो आप करके एक बार देखिए ना, तब समझ में आएगा। क्योंकि देखिए होगा क्या ना कि ये जो कोडेड वैल्यू है ना -7 -5 -3 -1, अब आप एक काम कीजिए, मैं आपको थोड़ा समझा भी देता हूँ। जैसे आप 2018 का निकालिएगा, 2018 का कोडेड टाइम बताएंगे कितना होगा, बताइए 2018 का कोडेड टाइम, 2018 का कोडेड टाइम हो जाएगा +1। 2019 का बताएंगे कितना होगा, 2019 का देखिए 2019 का 9 है, 9 में से आप 7.5 घटा दीजिए, 2019 है ना, तो 19 में से 7.5 घटा दीजिए तो 2.5 आएगा, तो 5 हो जाएगा। तो होगा क्या पता है आपको, कि ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सब कैंसिल हो जाएंगे, यानी समेसन ऑफ एक्स आपको यहाँ जीरो मिलने वाला है। यही तो फायदा हम उठा रहे थे, इसीलिए तो कोडेड टाइम निकाले हैं, ताकि ये टर्म पूरा का पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एक्स का सम जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो अल्टीमेटली एन भी कैंसिल हो जाएगा। तो बी का फॉर्मूला कितना सिंपल हो गया, समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेसन एक्स स्क्वायर। अब लोग इसको देख के घबरा जाते हैं, आखिर ये कहाँ से आ गया, अरे कुछ है नहीं, ये जो दूसरा वाला टर्म है ना वो जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि समेसन ऑफ एक्स हमारा जीरो है। समेसन ऑफ एक्स जीरो क्यों है, क्योंकि जो कोडेड टाइम हमने निकाला ना, तो आपस में नलीफाई कर लिया एक दूसरे को, इसलिए तो समेसन ऑफ एक्स जीरो हो गया। अब इसको तो आसानी से निकाल सकते हैं ना, समेसन ऑफ एक्स वाई हमने ऊपर निकाला है, कितना निकाला है दोस्तों 1266, इसीलिए तो निकाला था, आज ही के दिन के लिए तो निकाला था, ताकि हम तुरंत निकाल पाए। अच्छा अब बोलेंगे समेसन एक्स स्क्वायर कैसे निकालें, तो कुछ नहीं है ना, तुरंत निकल जाएगा। एक कॉलम यहाँ पे बस एक्स स्क्वायर का बना लीजिए, बोलिए -7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, फिर से वही रिपीट होगा, सबको जोड़ दीजिए तो 168 आपको मिलेगा। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, मैंने ऑलरेडी ट्राई करके रखा है, तो इसको 168 से डिवाइड कर देंगे, हमें मिल जाएगा आंसर 7.536, समझे। तो ये इस प्रकार से हम लोग जो है बी निकालेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दोस्तों आपको यदि ऐसे पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको सारा न्यूमेरिकल एमसीक्यूज एक जगह हो, कैप्सूल कोर्स अंतिम समय के लिए बेस्ट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्लोप निकालना आप सीख गए ना, कैसे स्लोप निकालना है, फॉर्मूला याद रहेगा, मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज भी करवा दूंगा। अब देखिए अगला सवाल ये पूछेगा कि आपको नंबर ऑफ शिप प्रेडिक्ट करना है 2024 में। ठीक है, नंबर ऑफ शिप प्रेडिक्ट करना है, तो सबसे पहले आप ये कीजिएगा कि प्रेडिक्शन करने के लिए रेग्रेशन इक्वेशन का ही यूज करेंगे, और इक्वेशन क्या है, y = 139.25 + 7.536। अब देखिए अब ये पूछेगा कि 139.25 कहाँ से आ गया, तो ए भी निकालना है ना। ए कैसे निकालते हैं, याद है कि नहीं याद है आपको, ए निकालने के लिए y बार माइनस b टाइम्स x बार यूज करते हैं, तो ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 139.25। ठीक है चलिए, और b भी हमने ऊपर निकाला है। तो अब ये तो आपको इक्वेशन हो गया, आपको बताना है कि 2024 के लिए जो है कितना नंबर ऑफ शिप लोडेड है। तो पहला काम ये कीजिए कि 2024 का ना कोडेड टाइम निकाल लीजिए, तो 2024 माइनस 2017.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 24 में 17 घटाएंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 18 तक 16 6.5, 2 × 6.5 यानी 13 हो जाएगा। ठीक है, कोडेड टाइम क्या निकल गया, 13 निकल गया। तो कोडेड मिल गया, कोडेड वैल्यू मिल गया 13। अब क्या करेंगे, इस कोडेड वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे,
राइट। कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा 139.25 प्लस 7.536 मल्टीप्लाइड बाई 13, पॉजिटिव आएगा ये, समझे? तो इसको कर लीजिए, तो इसको कीजिएगा कैलकुलेशन, तो ये मिल जाएगा 237 मिल जाएगा, राइट। तो मतलब ये हुआ कि 2021 में कितना शिफ्ट थे, देखिए 2021 में कितना शिफ्ट था। तो 2021 में आप टेबल देखिए, तो 2021 में आपको 177 शिफ्ट था, 177 शिफ्ट था, राइट। यहाँ पे सॉरी 208 शिफ्ट था 2021 में, राइट। और अब अगर ट्रेंड वही स्पीड से बढ़ रहा हो तो ऑब्वियसली बात है 2024 तक आते आते 237 शिफ्ट हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों ये 4 क्वेश्चन का सेट था। अब मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ हमने इस क्वेश्चन से क्या क्या सीखा। रिवीजन करना बहुत जरूरी है और अगला क्वेश्चन में वही कंसेप्ट को यूज करेंगे। पहला देखिए, पहला कंसेप्ट हमने सीखा कि जब भी हमें कोडेड टाइम निकालना हो तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो मीन निकाल लीजिए और 2 टाइम्स ईयर माइनस मीन कर दीजिए, ठीक है। ये कोडेड टाइम का फॉर्मूला है। फिर मैंने आपको समेशन एक्स वाई निकालना बताया। फिर मैंने आपको स्लोप का फॉर्मूला बताया। क्या बताया? समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। यदि आपको रेग्रेशन वाला फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से डिराइव कर सकते हैं। मैं हमेशा डेरिवेशन पे फोकस करता हूँ। और फिर आप ये इक्वेशन का यूज कर सकते हैं y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ताकि आप प्रेडिक्शन कर सकें। तो ऐसे ही सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ हम MCQ को समझेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए, यहाँ पे आपसे फिर से पूछा जा रहा है कि कोडेड टाइम निकल, यहाँ पे देखिए ईयर और सेल दे रखा है इन्होंने 2016 से 2016 तक, 2012 से लेकर 16 तक का। अब आपको बताना है कि ये जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, व्हाट इज द कोडेड टाइम फॉर द ईयर 2015। तो 2015 का कोडेड टाइम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ ईयर है वो क्या है आपका, ऑड है। एवन वाले केस में हम लोग को 275, यहाँ पे तो यही हमारा मीन हो जाएगा ना, 2014 ही मीन हो जाएगा। तो कोडेड टाइम किसके लिए पूछा है? 15 के लिए पूछा है। 15 के लिए कोडेड टाइम कैसे निकालेंगे बताइए? तो देखिए 15 आपको सबसे पहले कोडेड टाइम निकालना है और एक्स का फॉर्मूला होता है x इजिकल टू टी माइनस एम। टी क्या है? टी है एक्चुअल ईयर, जिस साल का हमें निकालना है, और m क्या है? मीन ईयर। तो मीन तो पता चल गया 2014 है, तो हमें 2015 का निकालना है। तो 2015 माइनस 2014, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमेशा ऑलरेडी इंटीजर है। वहाँ पे क्या था ना कि डेसिमल आ रहा था और डेसिमल को हम इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 0.5 आ रहा था, समझिए। यही है लॉजिक, समझिए ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। नहीं तो आप रटिएगा कि 2 कहाँ, यहाँ 2 क्यों नहीं आया, तो रटना नहीं है। 2 इसलिए नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी इंटीजर वैल्यू दे रहा है ना, तो काहे का हम 2 लें? हाँ, अननेसरी हमें क्यों, हमें ज़्यादा वैल्यू थोड़ी लेना है। हमें क्या करना है कि इंटीजर में कन्वर्ट करना है कोडेड टाइम को, दैट इज आवर मेन पर्पस। अब इंटीजर में डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यदि 0.5 का मल्टीपल है तो। सिंपल सा लॉजिक है। चलिए, तो ये समझना बहुत आसान है। तो आपने कोडेड टाइम निकाल लिया। अब पूछेगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बता दीजिए। तो समेशन ऑफ कोडेड स्क्वायर कैसे बताएंगे? तो देखिए आपका जो कोडेड वैल्यू मिलेगा ना, तो वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। एक मिलेगा -2, एक मिलेगा -1, एक मिलेगा 0, एक मिलेगा 1। अब बोलेंगे -2 कहाँ से आ गया? तो कुछ नहीं, मैं आपको शो कर देता हूँ। देखिए आप ये बताइए ना, 12 के लिए कितना कोडेड टाइम मिलेगा? 12 के लिए कोडेड टाइम नहीं मिलेगा, मीन से माइनस कीजिए तो 12 को -2 नहीं मिलेगा। हाँ, तो 13 के लिए -1 मिलेगा ना, इसके लिए 0 मिलेगा ना, इसके लिए +1 मिलेगा ना, इसके लिए +2 मिलेगा ना, और सभी का स्क्वायर कर दीजिए ना, सभी का स्क्वायर कर दीजिए ना, और सबको जोड़ दीजिए ना, तो ये आपको समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं दे देगा। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 4 + 1 5, 10 हो जाएगा, राइट, 10 हो जाएगा। चलिए, तो ये आपने सीख लिया कोडेड टाइम कैसे निकालते हैं और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी कैसे निकालते हैं। अब तीसरा ये यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन आपके लिए किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद अगला सवाल है कि जो आपका रेग्रेशन इक्वेशन होगा, यहाँ पे देखिए रेग्रेशन इक्वेशन इन्होंने कुछ इस प्रकार से लिखा है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये पाराबोलिक इक्वेशन है, पाराबोला का इक्वेशन है। पाराबोला समझते हैं जी, ये होता है पाराबोला, ऐसा शेप का पाराबोला होता है, बेसिकली ऐसा समझिए, ये पाराबोलिक शेप होता है। तो पाराबोला का इक्वेशन है, इसमें b का कोएफिशिएंट क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए, तो b का सवाल, हाउ टू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट b इन द रेग्रेशन इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे जो रेग्रेशन इक्वेशन है ना, आपको कोएफिशिएंट b का निकालना है। तो बेसिकली इसके लिए, ये निकालने के लिए ना आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। किस प्रकार का कैलकुलेशन में मैं आपको शो कर देता हूँ। सबसे पहले आप समेशन एक्स स्क्वायर निकालिए, x टू द पावर 4 निकालिए, y निकालिए, x स्क्वायर y निकालिए, राइट। तो फिर जाके आप रेग्रेशन इक्वेशन पाराबोलिक ट्रेंड का कोएफिशिएंट निकालेंगे। ये देख लीजिए, और ये हमारा 32.7 जो है ये b हो जाएगा, राइट। और फिर उसके बाद दोस्तों रेग्रेशन इक्वेशन के माध्यम से आप सेल्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पहले कोडेड टाइम निकाल लीजिए और फिर इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए एक अगला सवाल है आपके सामने दोस्तों, एक क्वेश्चन है जिसमें आपको टेबल दे रखा है इन्होंने, एक्चुअल वर्सेस एस्टिमेटेड बुल सेल प्रोडक्शन का टेबल है, ये बुल सेल प्रोडक्शन का।
ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक कॉलम है ईयर का, एक्चुअल वाई है और एस्टिमेटेड हमारा वाई बार है, ठीक है, दोनों का सिंबल है। अब क्या है कि आपको 2013 के लिए परसेंटेज ट्रेंड निकालना है, ठीक है, 2013 के लिए, यानी 2013 के लिए, ये जो 2013 है इसके लिए आपको परसेंटेज ट्रेंड निकालना है। तो आप पहले 2013 का डेटा लिख लीजिए। तो एक्चुअल वाई कितना है 75, एस्टिमेटेड वाई कितना है 76, ठीक है। अब पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये हमारा ना साइक्लिकल रेजिडुअल वाला कंसेप्ट है। तो परसेंटेज ट्रेंड जो होता है ना उसमें क्या होता है वाई अपॉन वाई बार मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, ये तरीका होता है। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो वाई क्या है हमारा 75 है ना, जस्ट वेट अ मिनट, वाई 75 है, वाई बार 76 है, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस विल गिव यू 98.7%, राइट। तो इसका सही जवाब क्या है 98.7%, ये हमारा परसेंटेज ट्रेंड होगा, राइट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 98.7%। तो देखिए मतलब क्या हुआ, इसका मैं एक्सप्लेनेशन समझा देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि 2013 में जो प्रोडक्शन हुआ, एक्चुअल प्रोडक्शन, वो एस्टिमेटेड से थोड़ा सा कम था, है ना, थोड़ा सा कम है 98.7%। तो जब हम 75 को 76 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलता है 98.7% मिलता है, मतलब प्रोडक्शन ट्रेंड से थोड़ा सा नीचे है। चलिए ये समझ में आ गया। अब अगला सवाल क्या पूछेगा पता है आपको, अगला सवाल पूछेगा आपको रिलेटिव साइक्लिकल रेजिडुअल बता दीजिए 2015 का। आ जाइए निकाल लेते हैं। तो 2015 का आपको रिलेटिव साइक्लिकल रेजिडुअल इन्होंने पूछा है, तो कैसे निकालेंगे। तो परसेंटेज ट्रेंड में तो वाई अपॉन वाई बार आपने कर लिया। जब भी रिलेटिव वर्ड आता है ना तो बेसिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। जस्ट यूज दिस फार्मूला। फार्मूला क्या है कि रेसिडुअल जब भी निकालना हो, रेसिडुअल का जो फार्मूला होता है वो होता है y माइनस वाई बार अपॉन वाई बार इंटू 100। तो ठीक है 2015 का डेटा देखना है। अब यहाँ देखिए 2015 का जो डेटा है y कितना है, y है 82, वाई बार कितना है, वाई बार है 80, ठीक है, अपॉन नीचे क्या लिखते हैं वाई बार कितना है, वाई बार है 80, है ना, एस्टिमेटेड 80 है, और मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2/80 मल्टीप्लाइड बाई 100, राइट। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे ना तो मिलेगा प्लस 2.5%, प्लस मिलेगा यहाँ, प्लस 2.5% मिल रहा है। क्यों प्लस मिल रहा है समझिए। देखिए 2015 में जो एक्चुअल प्रोडक्शन था वो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन से 2 बुलसेल ज़्यादा है। रेसिडुअल का मतलब होता है कि यह डिफरेंस का परसेंटेज, याद रखिएगा, रेसिडुअल का मतलब ये होता है रेसिडुअल मतलब डिफरेंस का परसेंटेज निकालना है, वही तो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो रिजल्ट आया प्लस 2.5%, मतलब एक्चुअल वैल्यू थोड़ा बेटर था ट्रेंड से, समझे। चलिए तो आपने 2 चीज़ निकाल लिया। अब इसी पे टेबल बनाने बोल देगा आपको, सभी केस का आप परसेंटेज ट्रेंड निकालिए और रिलेटिव साइक्लिकल रेशियो निकालिए। फॉर्मूला पता है तुरंत निकाल दीजिएगा, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा ईयर आइडेंटिफाई कीजिए जहाँ, हाँ तो फ्रेंड्स हमें वो ईयर आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे एक्चुअल और एस्टिमेटेड बराबर हो। तो चलिए दोस्तों टेबल की बात करते हैं, टेबल में देखते हैं तो एक्चुअल एस्टिमेटेड बराबर कब होगा। तो यहाँ पे देखिए जरा टेबल को देखिए 75 76 है, हाँ ये देखिए 78 78 यहाँ दोनों बराबर है। एक तो यहाँ पे 2014 में है, ठीक है, उसके बाद और देखिए 82 यहाँ देखिए 2016 में भी है एक्चुअल और एस्टिमेटेड बराबर। और बताइए और कहाँ है, हाँ 2017 में भी बराबर है, 24 84 18 में नहीं है, 19 में नहीं है, 20 में नहीं है। तो कौन कौन सा ईयर हुआ 2014 2016 और 2017, 14 16 एंड 17, ठीक है। तो ये 3 साल है जहाँ पे जो है, तो ये आंसर बी नंबर करेक्ट होगा। ये तो बहुत सिंपल था। चलिए अब दोस्तों अब सवाल है कि फॉर अ न्यू डेटा पॉइंट, अब जो है यहाँ पे नया डेटा पॉइंट ये लोग दे रहे हैं, ठीक है, 2021 का दे रहे हैं। तो इनका एक्चुअल दे रखा है 90, एस्टिमेटेड दे रखा है 92, तो परसेंटेज ट्रेंड बताना है। तो बस एक्चुअल वर्सेज एस्टिमेटेड, तो 90/92 इंटू 100, परसेंटेज ट्रेंड ऐसे ही निकालते हैं ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको ये कैलकुलेट कीजिए तो 97.8% आएगा, राइट। तो मतलब ये हुआ कि 2021 में एक्चुअल प्रोडक्शन एस्टिमेटेड से थोड़ा कम है ना, एक्चुअल थोड़ा सा कम है। जब 90 को 92 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 97.8, मतलब एक्सपेक्टेड लेवल से थोड़ा कम प्रोडक्शन हुआ है। तो बस यही चीज़ आपसे पूछा गया है। तो आपको कुछ 2-3 फॉर्मूला याद रखना है। परसेंटेज ट्रेंड का एक्चुअल अपॉन एस्टिमेटेड इंटू 100, रेसिडुअल का एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड अपॉन एस्टिमेटेड इंटू 100। याद रखिएगा डिनोमिनेटर में हमेशा एस्टिमेटेड रहेगा, ठीक है। और परफेक्ट मैच तब होता है जब एक्चुअल और एस्टिमेटेड बराबर होता है, इसको परफेक्ट फिट बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम सीजनल इंडेक्स पे आते हैं। तो अभी हमने एक साइक्लिकल इंडेक्स पे क्वेश्चन कर लिया, अब अगले सीजनल इंडेक्स पे आते हैं। सब तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं।
आपके पास ना क्वालिटी रूम रिक्वायरमेंट फॉर 2016-2020 दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए पहला ईयर का कॉलम है, फिर क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 का कॉलम है। 16, 17, 18, 19, 20 5 साल है, और इस तरह Q1, Q2, Q3, Q4 है। अब देखिए सवाल है कि व्हाट इज द फोर्थ क्वार्टर। हाँ ये देखिए मूविंग एवरेज पे ना ये सवाल पूछता है व्हाट इज द फोर्थ क्वार्टर मूविंग टोटल फॉर Q2, Q3 16 से लेके 17 तक। तो Q2, Q3 16 है और Q1, Q2 17 है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन मूविंग टोटल का है कि 4 क्वार्टर मूविंग टोटल का। अब देखिए पहले इसका मतलब समझ लीजिए, ये 4 क्वार्टर मूविंग टोटल का मतलब क्या होता है कि कंसेक्यूटिव 4 क्वार्टर का वैल्यू को ऐड करना, कंसेक्यूटिव 4 क्वार्टर के वैल्यू को ऐड करना, यही मतलब होता है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इसको, कंसेक्यूटिव 4 क्वार्टर मूविंग टोटल को ऐड करना। तो देखिए Q2 आपको बेसिकली बताना है Q2 Q3 2016 से Q1 Q2 2017। ठीक है, तो ये बताइए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो Q2 2016 कितना है, क्वार्टर 2 और 2016 यहाँ देखिए 2203 है। ठीक है, 2203 ले लीजिए। उसके बाद Q3 2016 कितना है 2415 ले लीजिए। फिर Q4 2016 कितना है 1908 ले लीजिए। और कहाँ तक जाना है हमें जाना है Q1 Q2 2017, यानी कि 2017 का Q1 कितना है 1921। बस 4 मूविंग एवरेज लेना है ना। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 क्वार्टर, बस 4 ही क्वार्टर लेना है। तो 4 क्वार्टर हो गया ना, Q2 Q3 Q4 और Q1, समझे। सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 8447। मैंने बताया ना कि 4 क्वार्टर मूविंग का टोटल का मतलब है कि कंसेक्यूटिव 4 क्वार्टर के वैल्यू को ऐड करना। तो कंसेक्यूटिव भी तो ले रहे हैं 2203, 2415, 1908 और फिर 1921, यही तो कंसेक्यूटिव हुआ क्वार्टर का। तो 8447 हमारा करेक्ट आंसर होगा, सी नंबर करेक्ट होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द सेंटर्ड। अब देखिए हमने ये निकाल लिया। अभी हमने क्या निकाला दोस्तों, देखिए वर्ड थोड़ा सा टिपिकल है और है कुछ नहीं। ठीक है, 4 क्वार्टर मूविंग टोटल, 4 क्वार्टर मूविंग टोटल। अब बोलेगा सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकालने का, तो सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकालने का। अच्छा, तो सेंटर्ड मूविंग एवरेज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जो अभी हमने 4 क्वार्टर मूविंग टोटल निकाला है ना उसी का यूज करना है। लेकिन क्योंकि 4 एवन नंबर है तो सेंटर्ड मूविंग एवरेज भी लेना पड़ेगा। तो जरा देखिए अभी हम क्या करेंगे, जो डेटा अभी हमने यहाँ लिया है ना बस उसी को ऐड करेंगे। ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए और ये ले लीजिए। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर्ड कर रहा है ना, तो यू हैव टू डिवाइड इट बाई 4। तो इसको बेसिकली यही कीजिए ना, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये मिलेगा 2111.75। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। आपने Q2 से लेकर Q1 तक जो है आपने 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज निकाली, इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। टोटल को 4 से डिवाइड करेंगे तो मूविंग एवरेज मिलेगा ना। अब आप क्या कीजिए, हम कहाँ तक आ चुके हैं, देखिए हम यहाँ तक आ चुके हैं। मैं दूसरा कलर का पेन का यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। अब क्या करेंगे, ये कौन सा क्वार्टर है, ये हम Q2 से स्टार्ट हुए थे, याद देखिए Q2 से स्टार्ट हुए थे और Q1 पे ख़त्म हुए हैं। अब क्या करेंगे, Q3 से स्टार्ट करेंगे, समझे। अब Q3 से स्टार्ट करेंगे। अब 2415 लेंगे, पहला 2415 लिया, उसका अगला क्या है 1908, उसके अगला क्या है हमारा 1921, उसके नेक्स्ट क्या है हमारा 2343। ठीक है, इसको ले लीजिए और सबको जोड़ के बाई 4 कर दीजिए। तो ये आपका क्वार्टर मूविंग टोटल मिलेगा, और बाई 4 कीजिएगा तो क्वार्टर मूविंग एवरेज मिलेगा। तो इसको कीजिएगा तो आपको मिलेगा 2146.75। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिए Q1 से, अच्छा आपको किसके लिए निकालना है, Q3 2016 के लिए निकालना है, यहाँ लिखा हुआ है। तो आपने Q2 से Q1 तक जो मूविंग एवरेज टोटल निकाला, एवरेज निकाला, वो आपको मिला 2111.75। ठीक है, और आपने Q3 से Q2 तक जो मूविंग एवरेज निकाला, ठीक है, वो कितना मिला आपको, वो मिला आपको 2146.75। ठीक है, अब आपके दिमाग में पूछ रहा हो, कोई सवाल हो रहा होगा कि हम Q1 से क्यों नहीं स्टार्ट किए, ना ही Q4 से स्टार्ट किए। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो डेटा दे रखा है ना, ठीक है, 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज का यूज करना है। लेकिन क्योंकि 4 एवन नंबर है, तो 4 क्या है, एवन नंबर है। याद रखिए जब 4 डिजिट रहता है तो एवन नंबर रहता है, तो हम क्या करते हैं, सेंटर जो सेंटर पे नंबर है, इसीलिए इन दोनों को हमने लिया, समझ रहे हैं। इसको Q2 को लिया, यहाँ देखिए Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q4 है। तो इन दोनों का हमने एवरेज निकाला, Q2 का निकाला, Q3 का मूविंग एवरेज निकाला, और फिर हम दोनों का मीन निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2111.75 प्लस 2146.75 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो वैल्यू मिलेगा ना, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर्ड मूविंग एवरेज। अब समझ में आया कि हमने बीच का ही क्यों वैल्यू लिया, क्योंकि एवन नंबर है, और रहता तो सीधा हम बोल देते हैं आंसर।
ठीक है। तो इसका जो वैल्यू मिलेगा आपको 2129.25 अप्रॉक्सीमेट, तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2120 कर सकते हैं, ठीक है, सी नंबर। तो यह थोड़ा ट्रिकी लगता है, बट याद रखना पहले 2 मूविंग एवरेज लीजिए और फिर उनका एवरेज निकाल लीजिए टू गेट सेंटर्ड मूविंग एवरेज, समझे। सेंटर्ड मूविंग एवरेज इसलिए बोला गया क्योंकि 4 नंबर है, एवन है, तो हमें पहले 2 मूविंग एवरेज लेंगे, राइट, और फिर जैसे हमने Q2 Q1 का लिया, Q2 का लिया, फिर Q3 का लिया, 2 मूविंग एवरेज लिया और फिर हमने उसका एवरेज ले लिया, तो सेंटर मूविंग एवरेज मिला, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों अगला सवाल रहेगा कि परसेंटेज रेशियो कितना होगा Q3 के लिए 2016 के लिए। तो यह वाला क्वेश्चन डायरेक्टली हम बोल रहे हैं, तो बेसिकली क्या कीजिए ना, जब भी परसेंटेज रेशियो जैसे वहाँ पे था ना परसेंटेज ट्रेंड, तो जो एक्चुअल वैल्यू है उसको सेंटर्ड मूविंग एवरेज से डिवाइड कर दीजिए। अभी आपने सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकाला ना ऊपर, तो एक्चुअल वैल्यू कितना है Q3 2016 का, देख लीजिए Q3 2016 का एक्चुअल वैल्यू है 2415, ठीक है। तो 2415 को नोमीटर में डाल दीजिए, ठीक है, तो 2415 को नोमीटर में डाल दीजिए, और जो सेंटर्ड मूविंग एवरेज आपने ऊपर निकाला है यहाँ पे, ये देखिए ये निकला है ना, जस्ट वेट अ मिनट, ये देखिए 2129, ठीक है, इसको डिनोमिनेटर में डाल दीजिए। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 2104.25 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो Q3 का आपने सेंटर मूविंग एवरेज निकाला, 100 से मल्टीप्लाई किया, दिस विल गिव यू 114.8%, राइट। इसका मतलब Q3 में होटल रूम का डिमांड जो है 14.8% ज़्यादा था अपने ट्रेंड से। इसका मतलब यही होता है कि अपने ट्रेंड से जो है 14.8% ज़्यादा था डिमांड Q3 में। अच्छा, अब बोलेगा कि मॉडिफाइड मीन निकालो। देखिए उसके बाद बोलेगा आपको मॉडिफाइड मीन निकालने हैं। हाउ इज मॉडिफाइड मीन फॉर Q1 कैलकुलेटेड इफ वैल्यूज आर ये। तो मॉडिफाइड मीन का मतलब होता है एक्सट्रीम वैल्यू हटा के बीच का एवरेज लेना। तो एक्सट्रीम वैल्यू हटाना है, इसमें आप हाईएस्ट वैल्यू देखिए तो 94 है, लोएस्ट वैल्यू देखिए तो 88 है, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या है 91 और 92, इसका आपको एवरेज ले लेना है। तो 91 + 92 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 91.5, राइट, 91.5 होगा। तो एक्चुअली ये करेक्ट आंसर 91.5 होगा यहाँ पे मॉडिफाइड मीन इसका निकालने का। उसके बाद आपको बोलेगा कि एडजस्टेड सीजनल इंडेक्स निकालो Q2 का, मॉडिफाइड मीन इन्होंने दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, एडजस्टमेंट का मतलब है कि सीजनल इंडेक्स का टोटल 400 बनाना फॉर 4 क्वार्टर, यानी कि हमारे पास जो 4 क्वार्टर हैं, ठीक है, तो 4 क्वार्टर के लिए सीजनल इंडेक्स को कितना बनाना 400। वी हैव टू मेक सीजनल इंडेक्स टू 400 फॉर 4 क्वार्टर। तो क्या करेंगे, हम हर वैल्यू को एक फैक्टर के साथ एडजस्ट करते हैं। तो नोमीटर में हम लोग 400 लिख देंगे और डिनोमिनेटर में ना जो एक्चुअल वैल्यू है, देखिए Q2 का बेसिकली जो हमारा 404.1 आ रहा है। मैं एक बार डेटा पे आपको फिर से ले चलता हूँ। राइट, तो यहाँ पे हमें एडजस्टेड वैल्यू निकालना है। हाँ, मॉडिफाइड मीन इन्होंने दे रखा है 107.7, तो एक फैक्टर है 404 अपॉन 404.1, राइट, तो ये आपको मिल जाएगा 0.9899। तो जो एडजस्टेड इंडेक्स होता है दोस्तों, जो हमारा एडजस्टेड इंडेक्स होता है वो क्या होता है 107.70 मल्टीप्लाइड बाई 0.9899, सो दिस विल बी 106.6। तो यह स्टेप इंश्योर करता है कि टोटल एग्जैक्टली 400 हो, जो सीजनल इंडेक्स के रूल के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अब दोस्तों सवाल ये है कि हमारा जो हमने एक्सट्रीम वैल्यू को मॉडिफाइड मीन में क्यों डिस्कार्ड किया। तो ऑप्शन ही करा है कि टू एम्पलीफाई सीजनल इम्पैक्ट, टू इलिमिनेट साइक्लिकल और इरेगुलर वेरिएशन, टू रिड्यूस कॉम्पिटिशनल टाइम, टू मैच द ग्रैंड टोटल टू 400। सही जवाब है कि हमने साइक्लिकल और इरेगुलर वेरिएशन को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो एक तरह का फिल्टर है जो अनवांटेड नॉइज को हटा देता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या क्या सीखा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहले हमने आपको ये बताया कि जो है 4 क्वार्टर मूविंग टोटल कैसे निकालना है। तो इसमें याद रखिएगा कि जो हमारे कंजिक्यूटिव 4 क्वार्टर हैं, ठीक है, उनको ऐड कीजिए। फिर हमने आपको सेंटरिंग बताया, सेंटरिंग कैसे करते हैं। तो दो मूविंग एवरेज है उसका एवरेज ले लीजिए, ठीक है, तो ये देखना है। फिर हमने परसेंटेज रेशियो बताया S1 कैसे निकालेंगे। तो एक्चुअल वैल्यू को ट्रेंड से डिवाइड कर लीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। फिर हमने सीखा एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। अच्छा, मॉडिफाइड मीन में ये बोलता है कि जो एक्सट्रीम है उसको हटा दो, सीजनैलिटी आपका हट जाएगा और बीच का वैल्यू का मीन निकाल लो, एवरेज ले लो। फिर आता है एडजस्टमेंट, यानी सब इंडिसेस का टोटल 400 बनाना है। सब इंडिसेस को कितना बनाना है 400 बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में ना सीजनल इंडेक्स आपको दिया हुआ है। अभी आप सीखेंगे कैसे डिसेजलाइज करते हैं,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए दोस्तों। अब हम बात करेंगे सीजनल इंडेक्स पर, सीजनल इंडेक्स के बेसिस पर कैसे हम एक्चुअल डेटा को डिसीजनलाइज या सीजनलाइज करते हैं। यह टॉपिक फोरकास्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए सीजनल इंडेक्स Q1, Q2, Q3, Q4 दे रखा है और एक्चुअल जो क्वार्टरली डेटा है वो ये है, ठीक है। ये सीजनल इंडेक्स ऊपर है और एक्चुअल डेटा है। तो सवाल है कि व्हाट इज द डिसीजनलाइज्ड वैल्यू फॉर Q1 2022, ठीक है। तो अब देखिए Q1 क्वार्टर 1 पे आ जाइए, क्वार्टर 1 2012 पे आ जाइए। मैं आपको ले चलता हूँ, ये देखिए क्वार्टर 1 2012 को आप थोड़ा सा रिकॉर्ड से देखेंगे तो ये आपका एक्चुअल वैल्यू है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्चुअल वैल्यू जो है 2012 के लिए क्वार्टर 1 के लिए वो दे रखा है इन्होंने 1861, ठीक है। और सीजनल इंडेक्स कितना दे रखा है, SI लिखते हैं, SI कितना दे रखा है, SI दे रखा है इन्होंने देखिए क्वार्टर 1 के लिए 90.3, ठीक है 90.3। अब समझिए, देखिए डिसीजनलाइज का पहले मतलब समझ लीजिए, हमें निकालना क्या पहले वो तो समझ में आया। डिसीजनलाइज का मीनिंग ये होता है कि सीजनल इफेक्ट को हटा देना, टू रिमूव द डी, मतलब डी आगे किसी वर्ड के आगे डी लग जाता है ना, इसका मतलब होता है रिमूवल, मतलब सीजनलाइजेशन को हटाना। जैसे अगर Q1 हमेशा थोड़ा स्लो सीजन होता है तो उसका इम्पैक्ट हटा के हम रियल ट्रेंड समझना चाहते हैं, है ना। आप देखने से नहीं लग रहा है, बाकी इस साल का देखिए सेल कितना अच्छा खासा है, लेकिन Q1 का स्लो है। तो Q1 यदि स्लो है तो हम क्या करना चाहते हैं कि उसका इम्पैक्ट को हटा देते हैं, उसका इम्पैक्ट को नहीं कंसीडर करते हैं, हम रियल ट्रेंड समझना चाहते हैं। तो एक फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, जब भी डिसीजनलाइज वैल्यू निकालने बोले ना तो नॉमिनेटर में क्या कीजिए आप, नॉमिनेटर में आप एक्चुअल वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है कि नॉमिनेटर में आपको एक्चुअल वैल्यू ले लेना है। इन नॉमिनेटर यू टेक द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दीजिए सीजनल इंडेक्स से, SI से अपॉन 100 से। ये बस ध्यान रखना है। एक्चुअल वैल्यू कितना है 1861, सीजनल इंडेक्स कितना है 90.3 डिवाइडेड बाई 100, राइट। तो ये जो आप 90.3 को 100 से डिवाइड करेंगे ना तो आपको मिलेगा 0.903। बहुत सिंपल है, बिल्कुल मिलेगा। और फिर 1861 को 0.903 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 2061, ठीक है। तो 2061 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी है, ये करेक्ट होगा 2061, समझे, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, अब सवाल है कि व्हाट इज द सीजनलाइज फोरकास्ट कैलकुलेटेड फॉर Q4 नेक्स्ट ईयर इफ डिसीजनलाइज ट्रेंड प्रेडिक्ट 2021 रूम। अब देखिए Q4 के लिए जो डिसीजनलाइजेशन ट्रेंड है वो आपको 2021 रूम प्रेडिक्ट कर रहा है। तो सीजनलाइज फोरकास्ट Q4 के लिए कितना होगा, तो Q4 का डाटा दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू भी दिया हुआ है और सीजनल इंडेक्स भी दिया हुआ है। तो Q4 के लिए फोरकास्ट दिया गया है कि 2021 रूम का डिसीजनलाइज है, सीजनल इंडेक्स कितना होगा, सीजनल इंडेक्स भी दिया हुआ है इन्होंने, सीजनल इंडेक्स कितना दे रखा है इन्होंने 91 दे रखा है। तो एक्चुअल फोरकास्ट क्या होगा, तो यहाँ पे हम उल्टा काम करेंगे, जो ट्रेंड बेस्ड फोरकास्ट मिला है उसमें हम Q4 का सीजनल इफेक्ट वापस डालेंगे, ठीक है। तो ट्रेंड बेस्ड फोरकास्ट कितना मिला है 2021 रूम, ठीक है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, एक्चुअल वैल्यू अपॉन सीजनल इंडेक्स इंटू 100, ये हमें एक्चुअल वैल्यू निकालना है, राइट। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ क्या फॉर्मूला यूज़ करना है। बेसिकली सीजनलाइज फोरकास्ट निकालना है ना, इसको मैं SF कर रहा हूँ, SF मतलब सीजनलाइज फोरकास्ट। तो SF निकालना यदि है तो जो डिसीजनलाइज्ड वैल्यू है, डिसीजनलाइज्ड वैल्यू है, राइट, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए SI अपॉन 100 से, बस, ठीक है। तो इससे आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो अब डिसीजनलाइज वैल्यू कितना दिया हुआ है 2121 दिया हुआ है। अच्छा SI कितना दिया हुआ है, SI हमने यहाँ से निकाल लिया, SI दिया हुआ है क्वेश्चन में 91। क्वार्टर 4 का कितना दे रखा है इन्होंने 91 दे रखा है। तो 2121 मल्टीप्लाई बाय 91 इंटू 100, सो दिस विल गिव यू 1930.1, ये एक्चुअल वैल्यू मिलेगा। तो एक्चुअल फोरकास्ट आएगा अराउंड 1930 रूम आफ्टर इंक्लूडिंग क्वार्टर 4 सीजनैलिटी, ठीक है। अब सवाल है कि व्हाट डज डिसीजनलाइज्ड वैल्यू रिप्रेजेंट, ओनली सीजनल वेरिएशन, ट्रेंड प्लस साइक्लिकल प्लस इरेगुलर कंपोनेंट, प्योर इरेगुलर वेरिएशन, द ओरिजिनल टाइम सीरीज। देखिए सही जवाब है डिसीजनलाइज वैल्यू का मतलब होता है कि जब आप सीजन का इफेक्ट हटा देते हैं तो जो बचा उसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड मिलेगा, ठीक है, जैसे कि डिमांड टाइम के साथ बढ़ रहा हो, साइक्लिकल वेरिएशन मिलेगा, जैसे रिसेशन या बूम का इम्पैक्ट मिलेगा, कुछ इरेगुलर कंपोनेंट मिलेगा, क्योंकि आपने क्या किया कि जो सीजनल का इफेक्ट है वो हटा दिया। तो ट्रेंड रहेगा, साइक्लिकल कंपोनेंट रहेगा, इरेगुलर कंपोनेंट रहेगा। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि जब भी हम डिसीजनलाइज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक्चुअल वैल्यू को डिवाइड करना किससे, इंडेक्स अपॉन 100 से। इससे क्या होता है कि सीजनल का जो इम्पैक्ट होता है वो हट जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जब भी आप इंडेक्स को डिफाइन करेंगे ना 100 से, तो जो सीजनल का इम्पैक्ट होता है वो हट जाता है, ये ध्यान रखना है। फिर सीजनलाइजिंग फोरकास्ट, मतलब कि आप क्या हो रहा है कि डिसीजनलाइज ट्रेंड को फिर से सीजनलाइज लाना, तो उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इंडेक्स अपॉन 100 से। तो एक बार हम डिवाइड कर रहे हैं इंडेक्स अपॉन 100 से ताकि सीजनल इफेक्ट को हटाएं, और फिर से हम सीजनलाइज इफेक्ट लाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे इंडेक्स अपॉन 100 से, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों पर्पस ये है कि ट्रेंड और लॉन्ग टर्म पैटर्न को क्लियरली देखना विदाउट सीजनल नॉइज, यही पर्पस है।
याद रहेगा ना। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर। अब देखिए अगला सवाल है, सीजनल इंडेक्सेस इन्होंने दे रखा है Q1 Q2 Q3 Q4 का, राइट। और फिर उसके बाद इन्होंने सेल्स डेटा दिया हुआ है, ईयर 1 के Q1 में इतना सेल्स हुआ, ईयर 5 के Q1 में इतना सेल्स हुआ, और फिर इन्होंने ट्रेंड इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो हाउ इज द डिसेंट्रलाइज्ड वैल्यू फॉर ईयर 1 Q2 कैलकुलेटेड, आपको ईयर 1 Q2 का डिसेंट्रलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलिए आइए देखते हैं पहले डेटा को। तो बताइए ईयर 1 के Q2 का डिसेंट्रलाइज्ड वैल्यू, पहले Q2 में सेल्स कितना था ये देख लीजिए। तो ईयर 1 के Q2 में सेल्स था, ये एक्चुअली 21,000 है, ठीक है। तो 21 लाख है बेसिकली, 21 लाख इतना सेल्स था, ठीक है। यानी कि 10,000 यूनिट में 21, ऐसे समझिए कि 10,000 यूनिट में 21 सेल है, 21 है। तो देखिए अब जरा सीजनल इंडेक्स है कितना Q2 का, 129.9, ठीक है। आपको क्या पूछा गया है कि डिसेंट्रलाइज सेल बता दो, डिसेंट्रलाइज वैल्यू बता दो। अभी मैंने आपको बताया ना कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें से सीजनल इम्पैक्ट को हटा देना। यानी कि 21 लाख को आप क्या कीजिए ना, 21 लाख को, इसका मतलब ये होता है सीजनल इफेक्ट हटाना, ताकि हम देख सकें कि सीजन का असर हटा के एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी। तो क्या करते हैं, एक्चुअल वैल्यू को इंडेक्स अपॉन 100 से डिवाइड कर लेंगे, यानी 139.9 अपॉन 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो इसका जो वैल्यू मिलेगा, जो आपको वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, ओके। सो आई थिंक यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीजनल इंडेक्स। ओके, डिसेंट्रलाइज्ड वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ वही है। तो सीजनल इंडेक्स से डिवाइड कर लीजिए, तो एक्चुअल वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए इंडेक्स अपॉन 100 से, तो 21 डिवाइडेड बाई 139 अपॉन 9.100, इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए, वही हमारा डिसेंट्रलाइज्ड वैल्यू होगा, राइट। तो यहाँ पे वही चीज़ किया गया है। इसमें देखिए, इसमें जो सही आंसर होगा C नंबर होगा, ठीक है ना, 21 इंटू 100 अपॉन 129.9। चलिए उसके बाद दोस्तों अगला सवाल है कि ट्रेंड वैल्यू क्या होगा ईयर 3 के लिए, ठीक है। ट्रेंड वैल्यू क्या होगा ईयर 3 के लिए, ईयर 3 क्वार्टर 1 का ट्रेंड वैल्यू क्या होगा, और कोडेड वैल्यू इन्होंने दे रखा है x इज इक्वल टू -11, ठीक है। तो आपको ट्रेंड वैल्यू बताना है। तो शायद इक्वेशन इन्होंने दिया हुआ था कि स्ट्रेट लाइन का ट्रेंड है, आई थिंक लेट मी शो यू द इक्वेशन, यहाँ देखिए 18 + 0.16 ट्रेंड लाइन इन्होंने दिया हुआ है। तो यह स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का एग्जांपल है, जिसमें x वैल्यू का मतलब होता है टाइम कोडिंग। आपको पता था, मैंने आपको रेग्रेशन में अभी बताया था, x मतलब होता है टाइम कोडिंग, और यहाँ पे x का वैल्यू इन्होंने -11 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो x -11 दिया हुआ है, तो 18 + 0.16 मल्टीप्लाइड बाई -11, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 - 1.76, इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा 16.24। तो वही तो आंसर है, ट्रेंड वैल्यू। तो मतलब आपको सब कुछ दे दिया, बस वैल्यू बताना है। तो 16 क्या हो जाएगा, 16.24, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए उसके बाद वाइट एडजस्टिंग फैक्टर अप्लाई टू सीजनल इंडेक्स, एडजस्टिंग फैक्टर क्यों अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए एडजस्ट करने के लिए 1.00064 फैक्टर क्यों लगाते हैं। देखिए सीजनल इंडेक्स हर क्वार्टर के लिए दिया जाता है, और आइडियली उन जो इंडिसेस होते हैं उनका टोटल 400 होना चाहिए। देखिए समझिए, आपको सीजनल इंडेक्स दिया हुआ है ना हर एक क्वार्टर का, जैसे यहाँ देखिए Q1 Q2 Q3 Q4 है ना, सबका दिया हुआ है। और आइडियली क्या होना चाहिए, इन सबको जोड़े ना आप, तो कितना आना चाहिए, 400 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 4 क्वार्टर हैं। पर अगर आप उन्हें ऐड करते हैं तो एक्चुअल आपको जोड़िए ना, जोड़िएगा तो कितना आएगा पता है, 397.45 आएगा। तो इसको हमको 400 बनाना है, इस 397 को हमें 400 बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, एक एडजस्टमेंट फैक्टर यूज करते हैं। अब वो एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालते हैं दोस्तों, उसके लिए क्या करते हैं कि 400 को नोमीटर में लिखते हैं और 397.45 को डिनोमीटर में लिखते हैं। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो आपको मिलेगा 1.0064, इसीलिए हम लोग एडजस्टमेंट फैक्टर लेते हैं। तो अब जरा ऑप्शन को देखते हैं, आपको समझ में आया दोस्तों लॉजिक क्या है। तो ऑप्शन नहीं कर रहा है टू एम्पलीफाई सिग्नल वेरिएशन, नहीं, टू इंश्योर, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। हमारा मेन एडजस्टिंग फैक्टर लेने का यही पर्पज है कि जो हमारा सिग्नल इंडेक्स का सम है वो 400 हो जाए, बस ये ध्यान रखना है। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, सबसे पहले जब भी डिसेंट्रलाइज करना हो तो आपको जो एक्चुअल वैल्यू है उसको डिवाइड कर दीजिए इंडेक्स अपॉन 100 से, ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ट्रेंड कैलकुलेशन के लिए आपको A+BX फॉर्मूला का यूज करना है, और एडजस्टमेंट इसीलिए किया जाता है ताकि सम जो हो 400 हो जाए, बस यही पर्पज़ है। चलिए अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपको यहाँ पे एनुअल सेल दे रखा है टेबल का, और आपको बताना है कोडेड टाइम वैल्यू क्या होगा 2012 के लिए लीनियर ट्रेंड। आपको दिया हुआ है कि ट्रेंड कैलकुलेशन लीनियर है, ठीक है। 2018 से लेकर 16 तक का एनुअल सेल इन्होंने दे रखा है, एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द हाँ
आपको बताना है कि इस केस में कोडेड टाइम वैल्यू क्या होगा लीनियर ट्रेंड कैलकुलेशन में। कैसे कैलकुलेट करेंगे कोडेड टाइम वैल्यू को, लेट्स डू द कैलकुलेशन। तो बेसिकली किसके लिए पूछ रहा है, 2012 के लिए। तो ये देखिए 2008 का है, ये 9 का है, ये 10 का है, ये 11 का है और ये 12 का है। ठीक है, बहुत सिंपल है। पहले आप देख लीजिए ना कि कितना एवन है कि ऑड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो एवन ऑड है। ऑड है तो बीच वाला हमारा क्या हो जाएगा, कोडेड मीन हो जाएगा, यानी कि 2012 हमारा मीन हो जाएगा। और उसको इसी का तो पूछ रहा है आपसे, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 ये करेंगे तो 0 हो जाएगा, समझे। तो 0 आंसर होगा। अच्छा, व्हाट इज द स्लोप बी ऑफ द ट्रेंड फॉर द सेल। क्योंकि दोस्तों हम जब टाइम कोडिंग करते हैं ना, तो हम ट्रेंड लाइन के लिए करते हैं, तो बीच वाला ईयर को 0 वैल्यू मानते हैं। तो 2012 सेंटर है हमारा, और इससे पहले की ईयर है -1 -2, और उसके बाद का ईयर +1 +2 असाइन करेंगे। अब अगला सवाल है कि बी पूछा है, स्लोप बी पूछा है। तो बी आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ XY अपॉन समेशन ऑफ X²। ठीक है, तो आप देखिए x का जो वैल्यू होगा ना, वो देखिए 2008 के लिए कितना हो जाएगा, -4 नहीं हो जाएगा, और 2016 के लिए कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, और सेल्स का जो y का वैल्यू है वो आपको दे रखा है। तो एक टेबल आप बना लीजिए, यहाँ पे x लिख दीजिए, यहाँ पे y लिख दीजिए, और यहाँ पे कॉलम XY बना लीजिए, और यहाँ पे कॉलम X² बना लीजिए। x जब -4 है तो y है 175, x जब -3 है, नहीं इसमें कीजिएगा ना, हाँ ठीक है, -3 है तो y है 190, x जब -2 है तो y है 185, x जब -1 है तो y है 195। अब इसको इसे xy सब निकाल के सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िए, मेरा काम किया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। तो समेशन XY जो आपको मिलेगा ना, वो मिलेगा 180। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू नलीफाई होकर मिलेगा, X² भी मिलेगा। और B का फॉर्मूला पता ही है, समेशन XY अपॉन समेशन X², बस इससे आपको स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, तो B का मतलब ये होता है कि हर साल सेल कितनी बढ़ रही है, यानी हर साल अप्रॉक्सीमेटली 3 यूनिट का सेल जो है बढ़ रहा है। चलिए, उसके बाद क्या बोलेगा आपको, A बताने। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, A फिट तभी ना ट्रेंड लाइन निकलेगा। अब A कैसे निकालेंगे, तो इंटरसेप्ट तब होता है जब x 0 हो जाए। तो y का वैल्यू मतलब क्या होता है, मतलब सेल्स का एवरेज। तो देखिए, समझ रहे हैं ना बात को। ठीक है, देखिए आप इक्वेशन क्या लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं y = a + bx। जब आपको क्या निकालना है, a निकालना है, a कितना होगा। ठीक है, तो a निकालने के लिए क्या कीजिए कि जब y को 0 कर दीजिए, x को 0 कर दीजिए, पुट x = 0। तो x जब 0 कीजिएगा तो a किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो y के बराबर है, यानी कि सेल्स का जो एवरेज है वही होगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले सेल्स, अब y है क्या आपका, y सेल्स है ना, आप देख लीजिए एक बार। एक्चुअली ये यहाँ पे ना y बार होता है, मैं आप बता दूँ, ये y बार होता है, x बार होता है। तो y है क्या हमारा, जरा y को देख लीजिए आप, y सेल्स ही है। ठीक है, इस एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ देखिए, हाँ अब दिखेगा आपको। ये देखिए y क्या है हमारा, x तो हमारा ईयर हो गया, y हमारा सेल्स है। तो सेल्स का एवरेज ले लीजिए। सेल्स का एवरेज कैसे लेंगे बताइए, तो सेल्स आप टोटल सेल को जोड़ दीजिए, 175 + 190 सॉरी 190 प्लस डॉट 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 लास्ट सेल है 205, इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 9 से, तो ये मिल जाएगा 1705/9, ये मिल जाएगा 189.44। ठीक है, तो ये आपको लगभग इसको अप्रॉक्सीमेटली 190 कर सकते हैं। तो यही हमारा होता है। तो याद रखिएगा कि ए निकालना है ना, ए का वैल्यू निकालना है, तो आप जो है ना वाई का एवरेज ले लीजिए, सेल्स का एवरेज ले लीजिए। अब पूछेगा बताओ 2018 का सेल्स फोरकास्ट करो, तो आपको ट्रेंड लाइन पता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन पता है, तो 2012 को हमने कोडिंग किया है 0। ठीक है, तो 2018 क्या हो जाएगा, +6 नहीं हो जाएगा। ठीक है, और इक्वेशन क्या है, y बार = a + bx। ठीक है, ए पता है हमें, ए कितना है 190, अभी हमने निकाला है। बी कितना है, बी है हमारा 3 और इंटू 6, यानी कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा, फोरकास्टेड सेल 208। तो सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, एक बार समराइज कर लेते हैं फैक्ट को। तो देखिए, टाइम कोडिंग निकालना है तो मिडिल ईयर 0 होगा, यदि मान लीजिए और डेटा पॉइंट है। तो ट्रेंड लाइन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बी निकालने के लिए समेशन ऑफ XY और समेशन ऑफ X², और ए यदि निकालना हो तो Y इंटरसेप्ट हो जाएगा, यानी मीन सेल। ठीक है, ये नहीं हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, एक टेबल दे रखा है इन्होंने, मंथली सोलर होम वोल्ट दिया हुआ है। तो एक तरफ मंथ है, एक तरफ होम है। ठीक है, तो मंथ जो है हमारा इंडिपेंडेंट है, होम जो है हमारा डिपेंडेंट है। एक्स और वाई है, एक्स को मंथ मान लेंगे और वाई को हम लोग होम मान लेंगे। अब पहला पूछा है कि स्लोप बता दो। ठीक है, स्लोप बताएंगे हम। तो स्लोप बताने के लिए ना आप क्या करेंगे, पहले
कि इस केस में ना सिंपल हम लोग यहाँ पे कोई मीन तीन वो कोडिंग करने का कोई आवश्यकता नहीं है, जो बेसिक फॉर्मूला है वो यूज़ करते हैं, राइट, बी निकालने के लिए। आपने रेग्रेशन इक्वेशन में पढ़ा है क्या होता है फॉर्मूला बी का। बी निकालने का फॉर्मूला होता है n टाइम्स समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई n टाइम्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, हम लोग इसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारा कैलकुलेशन किया हुआ है आपके लिए, तो ये मिल जाएगा 4.07। एक्चुअली ये बी क्या है, ये y इक्वल टू रेग्रेशन इक्वेशन लाइन ही तो है। अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पिछले यूनिट में, राइट, y इक्वल टू प्लस बी एक्स। जब छोटा छोटा वैल्यू रहे ना, जब छोटा छोटा वैल्यू रहे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वो कोडेड टाइम का यूज़ करना है। जब बड़ा वैल्यू रहता है तब कोडिंग का यूज़ कीजिए, ताकि आपका काम आसान होता है। तो बी निकाल लिया आपने, फिर पूछेगा ए बता दो, तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, क्या है बेसिक फॉर्मूला, वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार। ठीक है, तो ये आप इस बेसिक फॉर्मूला को यूज़ कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद पूछेगा प्रेडिक्टेड नंबर ऑफ होम बता दो, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, वो है हमारा, हाँ, हाउ इज क्वाड्रेटिक ट्रेंड मोर यूजफुल देन लीनियर ट्रेंड। अच्छा, ये तो ठीक है, इस पार्टिकुलर केस में पूछ रहा है। अब देखिए एक एनुअल गैस सप्लाई इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, एनुअल गैस सप्लाई जो है इनका है ये 2016 से लेकर 2020 तक का। आपको स्लोप बताना है लीनियर ट्रेंड लाइन के लिए, गैस सप्लाई डेटा के लिए। ठीक है, तो चलिए इसमें चूँकि वैल्यू थोड़ा सा बड़ा है तो कोडिंग वाला ही कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा मीन हो जाएगा, इसको 0 कर दीजिए, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा +5। ठीक है, कोडेड वैल्यू ले लिया आपने, सॉरी, एक मिस्टेक हो गया, इसमें कोडेड वैल्यू नहीं लेते हैं, एक मिनट, यही मिस्टेक होता है, जस्ट वेट, मैं इसको इरेज करता हूँ। एक्चुअली ईयर में कोडेड वैल्यू लिया जाता है। तो आप देखिए 16 से 20 दिया हुआ है ना, तो यहाँ लिख दीजिए 16, 17, 18, 19, 20। तो मीड वैल्यू ये हो गया, इसको 0 मान लिए, तो ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, समझे। चलिए अब कोडेड वैल्यू एक्स वैल्यू इनका कोडिंग हो गया। अब आप क्या करेंगे, बी निकालना है ना, तो बी का फॉर्मूला बताया है, बी का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखिए, यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, समेशन ऑफ एक्स वाई निकालना है ना, तो पहले टेबल बना लेंगे ना, टेबल सबसे बेस्ट तरीका होता है बनाने का। तो यहाँ एक्स लीजिए, यहाँ वाई लीजिए, एक्स का वैल्यू है -1, -2, 0, +1 और +2। ठीक है, वाई का वैल्यू है 18, 20, 21, 25, 26। तो बताइए, -1 × 18 -18, -2 × 20 -40, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 52 हो जाएगा। ये क्या मिल जाएगा आपको, समेशन ऑफ एक्स वाई। और एक कॉलम बना लीजिए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर निकालिए, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 1 4 जोड़ लीजिए। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना मिल जाएगा, समेशन एक्स स्क्वायर 10 मिल जाएगा, और समेशन एक्स स्क्वायर को 22 मिल जाएगा। तो बी कितना मिल जाएगा, 22/10, 22/10 क्या होता है, 2.2। बहुत सिंपल है, ठीक है ना, कोडिंग टाइम वाला कंसेप्ट यूज़ करके बहुत सिंपल है, 2.2 आंसर होगा। अब ए पूछेगा इंटरसेप्ट बता दो, अभी मैंने बताया था इंटरसेप्ट होता है सेल्स का वैल्यू, यानी वाई का एवरेज। वाई का वैल्यू क्या क्या है देख लीजिए, तो जो वैल्यू है ना 18, 20, 21, 25, 26 सबको जोड़ दीजिए, 18 + 20 + 21 + 25 + 26 और इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, यही आपका वाई का, यही आपका ए का वैल्यू हो जाएगा। ये लगभग कितना आएगा, 22 आ जाएगा, करके देखिए, वही हमारा आंसर होगा 22, समझे। तो ये आपको तरीका पता होना चाहिए, ए कैसे निकालना है, बी कैसे निकालना है कोडिंग वाले केस में। अब पूछेगा बताओ कि 2017 का परसेंटेज ऑफ ट्रेंड क्या है, तो आ जाइए 2017 वाले डेटा पे। तो 2017 वाले डेटा पे 2017 के लिए कौन सा डेटा है, 20 नंबर है, यही है ना, ये आपका एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, और आपका जो इक्वेशन आ रहा है y = a + bx, ये प्रेडिक्ट कर रहा है, फोरकास्टिंग कर रहा है। तो इससे कितना वैल्यू आ रहा है y का, जरा देख लीजिए, a का वैल्यू 22 है, b का वैल्यू 2.2 है, x। अब x की जगह अब बताइए कोडेड वैल्यू लीजिएगा ना, तो x 2017 के लिए कोडेड वैल्यू कितना होगा, 2017 के लिए कोडेड वैल्यू जो है वो आपका 2017 के लिए -2 है। ठीक है, तो 2.2 × -2 तो कितना हो जाएगा बताइए, एक्चुअली -1, ओके 2017 के लिए -1 है, क्योंकि हाँ, क्योंकि 16 को आप 0, 18 को 0 मान रहे हैं। हाँ ठीक है, यहाँ -1 है, ये गलती से -2 हम दिखा रहे हैं, ये -1 है, ये -2 होगा। ठीक है, हाँ चलिए, तो -1 है, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है बताइए, 22 × -2, 22 - 2.2, लगभग इसका वैल्यू आ जाएगा 19.8। तो ये क्या मिल गया आपको, ये y का वैल्यू मिल गया 19.8,
ठीक है, यानी कि एक्चुअल आपका एस्टिमेटेड वैल्यू मिल गया, एस्टिमेटेड वैल्यू। और हम जब परसेंटेज ऑफ ट्रेंड निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, एक्चुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड वैल्यू हमेशा करते हैं। आपको मैंने बताया था, हमेशा एस्टिमेटेड को डिनोमिनेटर में डालिए, एक्चुअल अपॉन एस्टिमेटेड, और इनटू क्या करते हैं, 100 करते हैं। तो एक्चुअल कितना है, एक्चुअल वैल्यू इन्होंने दे रखा है 17 में, देखिए 17 का जो वैल्यू है इन्होंने 20 दे रखा है, ठीक है। तो 20 को डिनोमिनेटर में डाल दीजिए। अच्छा, एस्टिमेटेड कितना अभी निकाला है हमने, एस्टिमेटेड हमने निकाला है 19.8, ठीक है 19.8, और मल्टीप्लाइड बाय 100, बस निकाल लीजिए ना, कितना आ रहा है 101.1, 101.0। कौन सा आंसर होगा, एक्चुअली ये गलत है, यहाँ पे बी नंबर 101 पॉइंट होगा, ठीक है 101.0। समझ में आया दोस्तों। आप पूछेगा रिलेटिव साइक्लिकल रेजिडुअल बता दीजिए, ठीक है, किसके लिए, 2019 के लिए, ठीक है। तो 2019 के लिए क्या करना है आपको, एक्चुअल वैल्यू लिखना है, एक्चुअल वैल्यू कितना है 2019 के लिए, और एस्टिमेटेड वैल्यू निकला है। तो एक्चुअल वैल्यू तो दिया हुआ है 2019 का, कितना है 25, ये देखिए 25 है, तो एक्चुअल वैल्यू 25 है। मैं दूसरा कलर पेन यूज़ कर लेता हूँ, ओके लेट्स यूज दिस। तो एक्चुअल वैल्यू 25 है, ठीक है। अब एस्टिमेटेड वैल्यू निकालने के लिए फिर से y = a + bx में पुट कीजिए, यहाँ पे देखिए। तो इसका कोडेड टाइम क्या है, 22 + 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 2019 का कोडेड टाइम कितना है, 2019 का जो कोडेड टाइम होगा वो +1 है, ठीक है +1। तो 22 + 2.2 टाइम्स +1 कितना हो जाएगा, लगभग 24.2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू 25 है, एस्टिमेटेड वैल्यू 24.2 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्चुअल वैल्यू है 25 और एस्टिमेटेड जो वैल्यू है वो कितना निकला है 25.2, यही निकला है ना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अच्छा सॉरी, रिलेटिव है ना, रिलेटिव में एस्टिमेटेड को नीचे लिखेंगे 25.2 और दोनों के डिफरेंस को ऊपर लिखेंगे, यानी 1.2, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस विल गिव यू अप्रॉक्सीमेटली नियर अबाउट 3.3%, ठीक है। चलिए, अब सवाल है कि किस साल में लार्जेस्ट फ्लक्चुएशन हो रहा है ट्रेंड से। अब ये कैसे बताएंगे, ऑप्शन दे रखा है 16, 18, 19, 20। तो इसके लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा कि देखिए, एक काम कीजिए, 2016 का रिलेटिव साइक्लिकल रेजिडुअल निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए फिर से आपको वही तरीका जो है, तो रिलेटिव साइक्लिक रेजिडुअल से आपको पता चलेगा कि लार्जेस्ट फ्लक्चुएशन कब का है। तो 2016 का जो एक्चुअल वैल्यू है वो 18 है, और जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो 17.6 है, अपॉन 17.6 × 100। इसको निकालेंगे आप तो लगभग 2.3 मिलेगा। और 2020 का देख लीजिए, तो 2020 का जो है ना एक्चुअल वैल्यू 26 दे रखा है, और रिलेटिव साइक्लिकल रेजिडुअल जो है, सॉरी, और एस्टिमेटेड वैल्यू जो निकालेंगे y = a + bx से, वो आपको मिलेगा 26.4 अपॉन 26। यहाँ पे मॉड हम ले रहे हैं ना, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू मिलेगा 1.5। तो लार्जेस्ट फ्लक्चुएशन जो है ना, एग्जैक्ट बताना है तो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन 2.3 का है, जो कि 2016 में है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि लीनियर ट्रेंड निकालना जरूरी है, ठीक है, और फिर परसेंटेज ऑफ ट्रेंड निकालना है, फिर रिलेटिव साइक्लिकल रेजिडुअल निकालना है, फिर फ्लक्चुएशन नहीं देखना है। चलिए, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है, यहाँ पे आपके सामने ना डेटा दे रखा है इन्होंने, और आपको बताना है कि लीनियर एस्टिमेटिंग इक्वेशन ट्रेंड लाइन जो कि बेस्ट फिट कर रहा है डेटा को। अब 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, देखिए काउंट कीजिए तो ये डेटा देख के नहीं लग रहा है, ऑड नंबर ऑफ डेटा है, सेल्स दे रखा है इन्होंने। तो आपको लीनियर रेग्रेशन लाइन ऑफ इक्वेशन बताना है, कौन सा रेग्रेशन इक्वेशन लाइन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका होगा बेस्ट, कि ये वाला फॉर्मूला को यूज़ कीजिए जो बेसिक फॉर्मूला है, समेशन ऑफ x निकालिए, समेशन ऑफ y निकालिए, x² ठीक है, उस प्रकार से परसेंटेज ऑफ ट्रेंड। तो दोस्तों देखिए, करने का मतलब कि आपको जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको समझा दिया, चाहे वो रिलेटिव साइक्लिकल रेजिडुअल हो या कुछ और हो। तो तरीका वही। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन डिसेजलाइजेशन पे भी कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको और कॉन्फिडेंट मिल जाएगा डिसेजलाइज करने पे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टर वाइज डेटा इन्होंने दे रखा है, जस्ट वेट अ मिनट। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इन्होंने सीजनल इंडेक्स पे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी तक जो क्वेश्चन देखा वो ज़्यादातर रिलेटिव साइक्लिकल रेजिडुअल और इस पे देखा। और नीचे जो है सेल्स दे रखा है कि Q1 में कितना सेल्स हुआ, ठीक है। डेटा 17, 18, 19, 20 का है। कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। लेट्स कैलकुलेट डू द कैलकुलेशन। पहले क्या पूछ रहा है, देखिए ये 4 क्वार्टर जो सेंटर मूविंग एवरेज है ना, ये पूछता है बराबर, तो इसको आपको पता होना चाहिए कैसे निकाला जाता है। आइए कैलकुलेट करते हैं इसको सिंपल तरीके से। तो 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज निकालना है, तो पहले क्या करना है, इसमें नाम में ही लिखा हुआ है, पहले 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर का सेल्स का टोटल निकालते हैं, ठीक है। तो और किसके लिए निकालना है, Q3 2018 के लिए।
तो 2018 का Q1 से Q4 तक सेल्स का टोटल, 2018 देखिए यहाँ डेटा है ना 2018 का, Q1 से लेके Q4 तक देखिए, Q1 से लेके Q4 तक का जो सेल्स है, ठीक है, उस तक का टोटल कितना हो जाएगा, 21 + 28 + 44 + 23 कितना हो जाएगा बताइए, लगभग 116 नहीं हो जाएगा, ठीक है। फिर 2018 का Q2 से ये Q2 ले लीजिए और 2019 का Q1 ले लीजिए, ठीक है, इसका सेल्स टोटल निकालिए, यानी 28 + 44 + 23 + 23 इसका टोटल एवरेज निकालिए, तो 118 फिर से आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे ना कि आपको इसका ये सेंटर्ड पूछ रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी डेटा 4 हो, क्वार्टर 4 ही होता है जनरली, ठीक है, तब क्या करेंगे हम लोग कि हमको बेसिकली क्या पूछा, 2018 का Q3 का बताना है सेंटर्ड मूविंग एवरेज, ठीक है। तो हम 2 वैल्यू लेंगे, एक तो हम सबसे पहले ये पूरा Q1 2018 का ले लिए और फिर 28 वाला ले लिए, ठीक है। इसका मिला हमें 116, इसको 4 से डिवाइड कीजिए, इसको भी 4 से डिवाइड कीजिए, तो 116/4 कितना हो जाएगा 29, राइट, और 118/4 कितना हो जाएगा, ये लगभग आपको मिलेगा 29.5, ठीक है। अब देखिए सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकालने के लिए क्या होगा कि हम इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, 29 + 29.5 / 2, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करके बताया है। तो लगभग जो आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा वो आएगा 29.25, यही हमारा सेंटर्ड मूविंग एवरेज होगा, ठीक है। 29.25 इज द करेक्ट आंसर, समझे। तो वही कर रहा है कि आप Q1 से Q4 ले लीजिए, Q2 से Q1 ले लीजिए, 2 वैल्यू लीजिए, दोनों का एवरेज निकालिए, 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज निकालिए, फिर सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकालिए, क्योंकि मूविंग एवरेज जो है क्वार्टर के बीच में लाई करेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, कहीं भी जो 4 डेटा रहेगा तो जो एवरेज होगा वो क्वार्टर के बीच में, एक्चुअल क्वार्टर तो होगा नहीं, यदि 3 रहता तो कर सकते थे। तो इसीलिए दोस्तों हमारा जो मूविंग एवरेज निकल रहा है वो 29.525 निकल रहा है, टू बी मोर अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। अब सवाल पूछेगा कि अगला सवाल है कि आपको अगर Q3 का सीजनल इंडेक्स दे रखा है 124.5, तो इसका मतलब क्या है, किसका मतलब ऑप्शन ए कर रहा है कि Q3 सेल जो है ट्रेंड से इतना एबव है, ऑप्शन बी कर रहा है कि Q3 ट्रेंड एनुअल एवरेज से इतना एबव है, Q3 सेल Q1 से इतना एबव है, और Q3 जो है साइक्लिकल पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए सीजनल इंडेक्स 124.5 का मतलब होता है कि Q3 का जो सेल्स एवरेज है वो Q3 का जो सेल्स है वो एवरेज से 24.5% ज़्यादा है, यानी Q3 में सेल्स ट्रेंड से थोड़ी ऊपर होती है सीजन की वजह से। तो अगर आम तौर पर क्वार्टरली सेल 100 है तो Q3 में जो सेल है वो कितना है 124.5 हो जाती है, यही सीजनैलिटी का इम्पैक्ट है। तो ये बी नंबर करेक्ट होगा, राइट। अब देखिए अगला सवाल पूछेगा डिसीजनलाइज करना। अब Q4 का सीजनल इंडेक्स दे रखा है इन्होंने, तो Q4 2019 का डिसीजनलाइज सेल क्या होगा, एक्चुअल सेल दे रखा है 23, ठीक है। तो आपको डिसीजनलाइज सेल बताना है Q4, तो मैंने आपको डिसीजनलाइज करने बताया था, एक्चुअल वैल्यू जो मिलेगा आपको, ठीक है, उसको क्या करते हैं सीजनल इंडेक्स अपॉन 100 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, इससे डिसीजनलाइज हो जाता है। तो एक्चुअल सेल इन्होंने 23 दे रखा है, सीजनल इंडेक्स जो है तो Q4 का 88 दे रखा है, 88 अपॉन 100 कर लीजिए, ठीक है। तो एक्चुअल सेल को हम सीजन के इफेक्ट से फ्री कर देते हैं, इसको डिसीजनलाइज करते हैं, कीजिएगा ना तो आपको मिलेगा 26.14, ठीक है। फिर अगला सवाल बोलेगा ट्रेंड बताओ, ठीक है। देखिए ट्रेंड यही चीज़ है जो मैंने आपको बताया, हाँ आपको लीस्ट स्क्वायर ट्रेंड इक्वेशन दे देगा, तो Q2 का बता दो ट्रेंड, तो बस यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दीजिए, सीधा वैल्यू आ जाएगा आपको, ठीक है। और फिर परसेंटेज ट्रेंड बता दो, तो परसेंटेज ट्रेंड निकालना आपको आता ही है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन ट्रेंड वैल्यू इनटू 100। तो फ्रेंड्स यही है कंप्लीट चैप्टर का डिस्कशन। एक बार मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, की फॉर्मूला जो याद रखना है। सबसे पहले देखिए हमने स्टार्ट किया था आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का जो ट्रेंड होता है उससे, तो उसमें क्या होता है, बहुत सिंपल चीज़ है, आपको ना कोडेड टाइम निकालना होता है। तो x = यदि कोडेड टाइम निकालना है तो जो x का वैल्यू है उसमें से मीन को माइनस कर देता है, तो ये आपको कोडेड टाइम दे देता है, ठीक है। फिर कोडेड के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था वो हमने देखा था आफ्टर डूइंग द कोडिंग के बाद हमने आपको समझाया था कि जो हमारा b होता है, ठीक है, जब कोडिंग वाला केस आप करेंगे तो b का फॉर्मूला सिंप्लीफाई होता है समेशन ऑफ xy अपॉन समेशन ऑफ x²। फिर a जो होता है वो y का एवरेज होता है, यानी जो y है उसका एवरेज निकाल लीजिए तो a निकल जाएगा, इतना ठीक है। फिर हम जब साइक्लिकल इफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, साइक्लिकल वेरिएशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे ना परसेंटेज ट्रेंड पूछा जाता है। तो परसेंटेज ट्रेंड निकालने के लिए y आपको क्या करना है कि जो एक्चुअल वैल्यू है अपॉन जो एस्टिमेटेड वैल्यू है इनटू 100, और एस्टिमेटेड वैल्यू हमेशा निकालेगा कैसे, जो आपका ट्रेंड इक्वेशन है उससे, y = a + bx से।
एस्टिमेटेड वैल्यू निकलता है, ये परसेंटेज ट्रेंड देगा। और रेसिडुअल यदि नहीं बोले तो एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड अपॉन एस्टिमेटेड इनटू 100, ये रेसिडुअल वैल्यू होगा। फिर हमने सीजनल इंडेक्स की बात की कि जब भी आपको मूविंग एवरेज निकालने बोला जाए तो 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर को लीजिए, उसका एवरेज निकाल लीजिए, ठीक है। और यदि सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकालने बोला जाए तो आपको क्या करना है कि 2 क्वार्टर लेना है, इसका आपको मूविंग एवरेज निकालना है, इसका आपको मूविंग एवरेज निकालना है, ठीक है। और फिर दोनों का मीन ले लेना है, तब सेंटर्ड निकलता है। तो क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से, क्या पूछ रहा है, मूविंग एवरेज पूछ रहा है कि सेंटर्ड मूविंग एवरेज पूछ रहा है। और फिर सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया डिसेंट्रलाइजेशन का फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला होता है डिसेंट्रलाइजेशन का, एक्चुअल वैल्यू अपॉन जो आपका सीजनल इंडेक्स है इन अपॉन 100, ये आपका डिसेंट्रलाइज का फॉर्मूला होता है। बस इतना वैल्यू, इतना चीज़ याद रखिए ना, मोर देन सफिशिएंट, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं